आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद MPPSC एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक मंच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली MPPSC एग्ज़ाम, साथ ही MP व्यापम द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, चाहे MPSI हो या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हों, सभी की तैयारी करने वाले मध्य प्रदेश राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित मंच है। इसके माध्यम से आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य विशेष की व्यापक तैयारी, साथ ही समान अध्ययन की व्यापक विषय वस्तु और करंट अफेयर्स की सभी क्लासेज आपको यहाँ पर निरंतर रूप से मिल रही हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, प्लेलिस्ट पर विषयवार आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निःशुल्क मासिक पत्रिका भी दी जा रही है। आप सभी आज़ाद MPPSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको हर एक मंथ की करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आपको मिल जाएगी। उस मासिक पत्रिका से आप कंप्लीट, आपका मासिक निःशुल्क है, पूरी तरीके से पूरा मासिक करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन में जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये वहीं पर आपको ये मैगजीन मिलेगी और आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन पर चैट वाला सेक्शन है। चैट वाले सेक्शन पे आप कोई भी डाउट पूछेंगे, आपको तुरंत वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी व्यापक तैयारी प्रारंभ करिए। साथ ही इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन के स्तर पर क्लासेस करिए। आपको सभी क्लासेस यहाँ पर निरंतर मिलेगी। जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलें। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए ताकि सभी छात्र जुड़ करके इस मंच का व्यापक जो है इससे तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर बढ़ सकें। चलिए तैयारी प्रारंभ करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स के इस अंक पे हम लोग 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो हाल फिलहाल के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण थे। तो पहला करंट अफेयर है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। इसको लिख लीजिए आप लोग, गंगा एक्सप्रेसवे। 18 दिसंबर 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, आप देख सकते हैं ये मानचित्र है आपका, है ना, ये है शाहजहांपुर। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। और ये प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 554 किलोमीटर, ठीक है। साथ साथ आप इसे लिखते जरूर जाइएगा। ये 6 लेन का बनाया जाएगा और लगभग 36,200 करोड़ की लागत आएगी इसमें। 36,200 करोड़ की लागत के साथ ये 6 लेन का बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, कहां से कहां तक ये बन रहा है, ये मेरठ से प्रारंभ हो रहा है। आपका गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रारंभ हो रहा है और मेरठ में एक गांव है जिसका नाम है बिजौली गांव। तो मेरठ के बिजौली गांव से लेकर के प्रयागराज के जुड़ापुर डाडू गांव एक पड़ता है आपका प्रयागराज में, ठीक है। तो वहां पर ये जो है मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक आपका ये पूरा बनने जा रहा है पहले चरण में। वैसे 2 चरणों में बनना है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चरण में आपका ये बन रहा है। साथ ही यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। टोटल कितने हैं? 12 जिले। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से ये गुजरेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 12 जिले कौन कौन से हैं, एक एक करके जिलों के नाम लिख लीजिए। पहला जिला है मेरठ, ठीक है, पहला जिला है मेरठ, यहीं से प्रारंभ होगा इसका। दूसरा जिला है आपका मेरठ के बाद हापुड़, नवगठित नया सबसे नया जिला है ये हापुड़, गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया है। तो मेरठ, मेरठ के बाद हापुड़, हापुड़ के बाद है बुलंदशहर, 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 बुलंदशहर के बाद है अमरोहा, अमरोहा के बाद है संभल, संभल, संभल के बाद है बदायूं, बदायूं के बाद है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, फिर है आपका हरदोई, हरदोई, उन्नाव, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के जाएगा, ठीक है। तो
जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो देखिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पूरा का पूरा जोड़ रहा है। देखिए एक एक्सप्रेसवे तो आपका ये है, ये वाला आगरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको, आगरा से लेके लखनऊ तक बनाया गया है। ठीक है, देखा जाए तो आगरा से लेकर के ये ग्रेटर नोएडा तक है, इसको यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं। जो आप कभी जाएंगे यहाँ से, आप लखनऊ जाना चाहेंगे तो इसको इस रूप में देखिए, ये है आपका एक्सप्रेसवे। ये आपको यहाँ पे ग्रेटर नोएडा से आप एंट्री करेंगे इसकी, है ना, यमुना एक्सप्रेसवे की एंट्री ग्रेटर नोएडा से करेंगे। ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ होते हुए आपका, अलीगढ़ के बाहर ये अलीगढ़ को बाईपास कर देता है, तो ये आपका इसको बोलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ आगरा तक इसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, फिर यहाँ से चालू हो जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये पूरा का पूरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ठीक है, और ये आपका जो बन रहा है मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक, ये पहला चरण है। ये आपका जो बन रहा है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, ये आपका है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे है, ये यमुना, ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, इसको उन्नाव में काटेगा। उन्नाव में एक दूसरे को एक क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी आपका जो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इसको आगे और बढ़ाया गया है और ये आपको बलिया तक, इसको मतलब कि यहाँ गाजीपुर बलिया तक जोड़ने का प्रयास किया गया है। यहीं से आपका, इसी को बोला गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लखनऊ के बाद जो इसको पूरा डेवलप किया जा रहा है, इसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो इसको देखिए 3 फेज पे है आपका। ये पहला है यमुना एक्सप्रेसवे, यह आपका ग्रेटर नोएडा से लेकर के आगरा तक है। फिर आगरा से लेकर लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसके बाद ये दूसरा जो आपका बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, जो आपका है ये मेरठ से लेके पहले चरण में कहां तक बन रहा है, प्रयागराज में। ठीक है, और इसको और आगे जोड़ा जाएगा दूसरे चरण में। दूसरे चरण में इसको हरिद्वार से लेकर के ये मुरादाबाद यहां तक, इसको इसी के साथ जोड़ दिया जाएगा हरिद्वार से लेकर के। तो ये पूरा हरिद्वार को कनेक्ट कर देगा और बाद में प्रयागराज से लेकर के इसको बलिया तक जोड़ दिया जाएगा, प्रयागराज से बलिया तक। तो देखो ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ये अलग है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका हिस्सा है। लखनऊ से लेके गाजीपुर तक पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो गाजीपुर को जोड़ रहा है। और जो आपका ये गंगा एक्सप्रेसवे है, इसको जोड़ा जाएगा प्रयागराज से लेकर के दूसरे फेज में बलिया तक। तो अभी जो पहला फेज इसका बनके तैयार हो रहा है। और ये देखिए आपका जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है ना, ये आप देखिए ये पूरा का पूरा आपका चित्रकूट तक ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जो कि आगरा के पास से ही ये पूरा कट करके बनेगा। तो ये एक तरीके से देखिए बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में जिस तरीके से देश का विकास है, उसमें पीएम गति शक्ति के तहत आप देख रहे हैं कि रोड, एक्सप्रेसवेज, इनके डेवलपमेंट में, तो ये उत्तर प्रदेश के विकास का एक बहुत बड़ा, है ना, कारक बनेगा। और जो शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर के पास जो है वायुसेना के विमानों के लिए आपातकालिक टेक ऑफ लैंडिंग भी बनाया जाएगा कि यहाँ पे टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंडिंग भी कर सकते हैं। शाहजहांपुर जो आपका यहाँ पे एक जो है पट्टी बनाई जाएगी ताकि वायुसेना के विमान भी कभी आपातकालिक इस तरीके की लैंडिंग कराना है तो यहाँ पे करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर इसे भी बनाया जाएगा। और साथ में एक औद्योगिक गलियारा भी, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाने की ज़रूरत है। और देखिए जब भी कोई भी एक्सप्रेसवे कहीं से गुजरता है तो पहले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, उस एरिया का औद्योगिक विकास होता है। दूसरा होता है वहाँ पे कृषि, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जितनी भी लैंड फॉर्म होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। वहाँ पे पर्यटन पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर्यटन होती हैं, बड़ी बड़ी हाईटेक सिटी का डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो जहाँ से भी एक्सप्रेसवे निकलता है, एक्सप्रेसवे किसी भी क्षेत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। पहले होता था सभ्यताएं कैसे बसती थी पता है आपको? पहले सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थी, जितनी भी नदियां हैं। अब सभ्यताओं का विकास एक्सप्रेसवे के किनारे होता है। एक एक्सप्रेसवे निकल जाए लोग पागल हो जाते हैं ज़मीन खरीदने में। ज़मीन के रेट रातों रात डबल ट्रिपल हो जाते हैं। जहाँ से भी रोड के किनारे ज़मीन है हमारी, है ना, एक्सप्रेसवे के किनारे। तो एक्सप्रेसवे की एक वैल्यू है। आने वाले भविष्य में क्या होगा? आने वाले भविष्य में ये भी आपके, ये तो रहेंगे ही, एक्सप्रेसवे भी रहेंगे, नदियों का महत्व भी है। आज देखिए आप जितनी भी नदियां हैं उनके किनारे सभ्यताएं आज भी आपको दिखेंगी, चाहे प्रयागराज जैसा बड़ा शहर हो, कानपुर जैसा शहर हो, पटना जैसे शहर हो, सब किसके किनारे हैं? किसकी देन है? नदियों की देन है। वहाँ से गंगा विलुप्त हो जाए तो
शहर दिखेंगे आपको, किसी काम के नहीं बचेंगे। नदियों के किनारे ही बड़े बड़े शहरों का विकास है। हर नदी किसी न किसी शहर की पहचान है ना। तो नदियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वो योगदान एक्सप्रेसवे का भी होता जा रहा है। आने वाले समय में ऑप्टिकल फाइबर लाइन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जहाँ 5G है, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा उसका। 5G, 4G, 3G, 5G, ये सब चीज़ों का भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ऑप्टिकल फाइबर जहाँ जहाँ जा रही है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, हो ही रहा है। जिस तरीके से डिजिटल दुनिया है, तो अब आपको एक्सप्रेसवे से ज़्यादा लगेगा कि कहाँ पे 5G का नेटवर्क आ रहा है। वहाँ पे रहेंगे तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे इंडिया लेवल पे। तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा एक्सप्रेसवे। इसके बारे में बस ये जानकारी है कि कितनी लंबाई है 594, कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लागत है, 36,200 किलोमीटर की लागत है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्या फायदे? सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों की सुगमता, गति। सबसे बड़ी चीज़ है गति, है ना। कोई चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन में कितना कम समय लग रहा है, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था की गति बहुत तेज़ हो जाती है। इकोनॉमी क्या है आपकी, यही तो है आपका। जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन में समय बच रहा है, उतनी गति से आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है, लागत बच रही है। तो ऐसे एक्सप्रेसवेज बनने से समय की कटौती हो रही है। सबसे बड़ी चीज़, कम समय में हम ज़्यादा कार्य कर पा रहे हैं। ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे आपको तो क्या है, आप सीधा सीधा धन से जुड़े हुए हैं ना। अब तो अर्थयुग चल रहा है ना, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़, नहीं तो गांव से बढ़िया ज़िंदगी कहीं है। आप यहाँ पे शहरों में क्यों हो? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें उपस्थित हैं, यहाँ पे उपलब्ध है। शहरों की दुनिया है, लेकिन वास्तविक दुनिया देखा जाए तो आज भी गाँव में है। गांव में लोग जिस तरीके से, कोई चिंता ही नहीं है। आप गांव में जाएंगे ऐसा लगे दुनिया रुक सी गई है क्या। आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। शहरों में देखेंगे दुनिया भाग रही है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। चलिए, अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। वैसे इसको आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। मतलब कि जितने भी राज्य स्वस्थ होंगे उन राज्यों को लेकर के एक पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई गई है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया को लेकर के पूरा का पूरा एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का नाम है नीति आयोग के द्वारा चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। कौन इसे जारी करता है? चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। तो एक इंडेक्स आया है आपका। अब इस इंडेक्स का अल्टीमेट गोल क्या है, क्यों ये इंडेक्स लाया गया है? सिंपल सी बात है, जितने भी राज्य हैं हमारे, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में क्या सुधार किया जा सकता है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट पूरी की पूरी जारी की गई है। इसमें स्टेट्स को भी रैंक दी गई है और जो यूटीज़ हैं उनको भी रैंक दी गई है। इसमें कई कैटेगरी बनाई गई हैं। छोटे राज्यों की अलग है, बड़े राज्यों की अलग है और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में राज्यों को लेकर के एक प्रतिस्पर्धा के वातावरण को तैयार किया जा रहा है ना, ताकि राज्य आपस में ही अपने आप को, जैसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण आप लोग देख रहे हैं लगातार जारी हो रहा है। तो दिसंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा, कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? नीति आयोग। हमारे यहाँ पे देखो कितना अंतर हो गया जब से नीति आयोग आ गया। उस तरीके से सहकारी संघवाद की दिशा में कई सारे कार्य होने चालू हो गए। तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट 2019-20 की है, 2019-20 की रिपोर्ट है ये, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है, लिख लीजिए शीर्षक क्या है इस रिपोर्ट का, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। तो इस रिपोर्ट के द्वारा एक रैंकिंग प्रदान की गई है, उनको रैंकिंग प्रदान की गई है जिनके स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल क्रमिक प्रदर्शन के साथ साथ उनकी जो स्थिति है लगातार बेहतर होती जाती है। उनको क्या किया गया है, एक रैंक प्रदान किया गया है, रैंक दिया गया है।
और उनकी रैंकिंग में जो सुधार होता है उसको रेखांकित किया जाता है कि हर साल क्या सुधार होता है। नीति आयोग ये रैंक बनाता कैसे है? एक तो वर्ल्ड बैंक से सहयोग लेता है, जो विश्व बैंक है उससे तकनीकी सहायता, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा भी डेटा लिया जाता है। इन दोनों से मिल करके एक रिपोर्ट ये पूरी बनाई जाती है, उनसे परामर्श किया जाता है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से और विश्व बैंक से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इस पूरे रैंकिंग में, कैसे रैंकिंग पूरी बनाई जाती है? रैंकिंग बनाने के लिए पहले स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डेटा होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, शासन और सूचना को लेकर के जितने भी इनपुट्स होते हैं उनको लिया जाता है। लगभग 24 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, टोटल 24 इंडिकेटर के हिसाब से वेटेज बनाया गया है और उसको मिला करके एक सूचकांक बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जिसको सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर इनको रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो सबसे पहली चीज़, रैंकिंग में 3 भागों में इसको बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है बड़े राज्य, पहले नंबर पे हैं बड़े राज्य, दूसरे नंबर पे हैं छोटे राज्य, और तीसरे नंबर पे हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यदि बड़े राज्यों की बात करें टोटल, तो बड़े राज्यों में जो सबसे नंबर 1 पे हैं बड़े राज्यों में, वो है आपका लगभग यहाँ पर नंबर 1 पर स्थान मिला है केरल को। केरल आपको पता है कि हर चीज में नंबर 1 है, तो नंबर 1 बड़े राज्यों में मिला है केरल को। केरल ही याद कर लीजिए, है ना, एक ही आपको पता होना चाहिए, मेन यही है। तो बड़े राज्यों में केरल को, इसके बाद दूसरे नंबर पे दक्षिण भारत का ही है तमिलनाडु, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्रा है, फिर महाराष्ट्र है, सारे साउथ के हैं। केरल, तमिलनाडु, बगल में आंध्र प्रदेश, बगल में महाराष्ट्र। तो टॉप 5 में तो सारे साउथ के ही हैं, जितने भी हैं सब साउथ वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सबसे लास्ट मिला है, 19वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तो इसलिए हम तो बात ही ना करें तो अच्छा है। ठीक है, तो जनसंख्या ज़्यादा है, ये हमारे पास एक बड़ा एक्सक्यूज़ है। बिहार भी नीचे से ये ढूंढो तो उत्तर प्रदेश के पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भारत की स्थिति वैसे भी खराब ही रहती है इन सब मामलों में, सब नीचे से ही ढूंढो। ठीक है, अब छोटे राज्यों की बात करें, देखो 2 कैटेगरियां हैं। बड़े राज्य में 19 राज्य रखे गए हैं, छोटे राज्यों में 8 राज्य रखे गए हैं। तो इनमें से 8 राज्यों में नंबर 1 है मिजोरम, छोटे राज्यों में नंबर 1 है मिजोरम। ठीक है, तो केरल बड़े राज्यों में है, छोटे राज्यों में मिजोरम नंबर 1 है। ठीक है, बाकी छोटे राज्यों में दूसरा स्थान त्रिपुरा को है, फिर सिक्किम को है, फिर गोवा को है, फिर आपका मेघालय को है। तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, गोवा इसमें है चौथे स्थान पर। ठीक है, तो नंबर 1 वाला याद रखना है आपको, मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में है आपका दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली। दमन द्वीप भी इसी के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो सारा कुछ मिला लीजिए, दमन व द्वीप भी इसी में साथ ही में। तो ये आपकी स्वास्थ्य सूचकांक को लेकर के है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो 2017 से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। उद्देश्य इसका यही है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करना और उनके स्वास्थ्य सेवा के वितरण में सुधार करना। दिल्ली बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी दिल्ली ने भी नहीं किया है। दिल्ली आपका जो है लगभग आता है 5वें नंबर पे, फिर आपका 5वें नंबर दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर है और सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अभी दिल्ली की स्थिति उतनी बेहतर काम कर रहा है, लेकिन जनसंख्या भी तो ज़्यादा है ना, आप इस चीज़ को भी तो देखें ना। काम कर रहा है, बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, सारी चीज़ें हैं। तो रिपोर्ट अभी जो है वो ये है आपके सामने। ठीक है, दिल्ली के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन आपको मिज़ोरम के बारे में तो नहीं बताया जाता ना। आप जानते भी कितना कि वहाँ भी काम हो रहा होगा, है ना। ठीक, तो ये आपके हो गए। अगला आपका ये हो गया यमुना एक्सप्रेसवे, इसके बारे में जानकारी। अगला नेक्स्ट है आपका गुड गवर्नेंस
इंडेक्स 2020-21, ये इंडेक्स भी आप लोग लिख लीजिए। इसको बोलते हैं सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी हो चुकी है। सुशासन सूचकांक 2020-21। तो 25 दिसंबर 2021 को क्या होता है बताइए। हर 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, ये क्रिसमस डे भी है, बिल्कुल है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है और इसको राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गुड गवर्नेंस सूचकांक 2020-21 जारी किए गए इस साल के। कि सुशासन, आपको क्या लगता है कि सुशासन में सबसे अच्छा राज्य कौन होगा? अब इसको तैयार कौन करता है इस सूचकांक को? इसको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है आपका, DARPG, उसके द्वारा ये पूरा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसमें टोटल 10 क्षेत्र लिए गए हैं, 10 सेक्टर हैं टोटल, 10 क्षेत्र टोटल लिए गए इसमें। ठीक है, टोटल 10 क्षेत्र हैं और लगभग 58 इंडिकेटर्स हैं, उनको मिलाकर के सूचकांक बनाया जाता है। 10 क्षेत्र कैसा है? एग्रीकल्चर क्षेत्र ले लिया कि कौन एग्रीकल्चर क्षेत्र में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन वाणिज्य और उद्योग में, 10 के 10 सूचकांक आप लिख लो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें लिया गया इसमें। एक तो कृषि हो गया आपका कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, फिर वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र आपके जितने भी हैं, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र। मानव संसाधन विकास किस राज्य में कैसा किया जा रहा है, मानव विकास संसाधन विकास। इसके बाद आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसा है किस राज्य में, सामाजिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं कितनी हैं, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं। आर्थिक शासन कैसा है वहां पे, इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसी है, आर्थिक शासन। नेक्स्ट, समाज कल्याण और विकास कैसा है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को लेकर क्या काम किया जा रहा है, समाज कल्याण और विकास। इसके बाद है न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा। और इसके बाद है आपका पर्यावरण और है नागरिक केंद्रित शासन। इतनी टोटल कैटेगरी बनाई गई हैं। अब इतनी कैटेगरी में पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन, ठीक है। अब इतनी कैटेगरी आपकी बनाई गई है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। आपको क्या लगता है कौन टॉप करेगा इसमें? इसमें भी कई कैटेगरी बनाई गई हैं, 4 कैटेगरी हैं इसमें टोटल। पहली कैटेगरी है समूह ए के राज्य, समूह बी के राज्य, उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इन 4 कैटेगरी को, इसको 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं। समूह ए में बड़े राज्य हैं जितने भी हैं, समूह बी में छोटे राज्य हैं, ठीक है। तो समूह ए के राज्य जितने भी हैं, समूह ए के राज्य में टॉप कौन करेगा? आपको क्या लगता है गुड गवर्नेंस किस राज्य का सबसे अच्छा होगा? गुड गवर्नेंस में कौन सा राज्य सबसे अच्छा होगा? यदि यूपी का नाम केरल नहीं है, गुड गवर्नेंस नंबर 1 है समूह ए में गुजरात। गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो गुजरात नंबर 1 में है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर हरियाणा है, फिर केरल है। तो एक ही लिख लो केवल आप, समूह ए की श्रेणी में नंबर 1 राज्य है आपका गुजरात,
ठीक है, जो समग्र जो कंपोजिट रैंकिंग दी गई है। देखो जो मैंने 10 पॉइंट आपको लिखा है, हर क्षेत्र की भी रैंकिंग है कि किस क्षेत्र में कौन अच्छा है, मैं ये भी लिखवा दूंगा आपको। बट आप पाएंगे कंपोजिट में नंबर 1 आपका है कौन? गुजरात समूह ए में। समूह बी में कौन होगा? समूह बी की श्रेणी में है नंबर 1 मध्य प्रदेश, गुड गवर्नेंस सूचकांक में। अब कंपोजिट कैसे कैसे, अब देखो ये कैसे निकला, ये इंडेक्स के ऊपर है, इसमें हाथप्रत नहीं होना है कि ये क्या हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश 5वें नंबर में आता है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कैसे दिया गया है, कैसे इनको बनाया गया है सभी को। अब देखो 10 क्षेत्र हैं टोटल, 10 क्षेत्रों में कोई स्टेट किसी में बहुत बेहतर कर रहा है, किसी में कोई बहुत बेहतर कर रहा है, सब में नहीं बेहतर कर सकते ना, सबके अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में, तो एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा कर रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर में अच्छा कर रहा है। समूह ए में, समूह बी में जो है मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। उत्तर पूर्व में मिजोरम बहुत अच्छा कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में दादरा नगर हवेली बहुत अच्छा कर रहा है। तो एग्रीकल्चर में मान लीजिए एक कैटेगरी बन गई। ऐसे ही वाणिज्य उद्योग में सब अच्छा नहीं कर रहे हैं। वाणिज्य उद्योग में तेलंगाना समूह ए में अच्छा कर रहा है, समूह बी में उत्तर प्रदेश अच्छा कर रहा है। तो सबका अपना अपना अलग अलग है। हमें कंपोजिट में सिर्फ ये याद रखना है, समूह ए में गुजरात नंबर 1 है और समूह बी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका एक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 कौन हो सकता है भारत के राज्यों में? स्वास्थ्य में एक ही है, केरल। शिक्षा स्वास्थ्य जहां पे भी बात आ जाए केरल नंबर 1 है। ठीक है, तो समूह 1 में बी में आपका पश्चिम बंगाल है, ए में इसमें है। मानव संसाधन कहाँ का सबसे अच्छा हो सकता है? ह्यूमन रिसोर्स। समूह ए में है पंजाब नंबर 1 का। पंजाब में ज़्यादातर एग्रीकल्चर से क्षेत्र में है और सारे लगे हुए हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सबका अलग अलग है। आर्थिक शासन में गुजरात ही नंबर 1 होगा। सामाजिक कल्याण वेलफेयर में तेलंगाना को नंबर 1 मिला है। हाँ, नहीं लिखना नहीं है, हर चीज़ कितना लिखोगे, थक जाओगे। ये सब इतना नहीं याद करना होता, मेन याद करना होता है। बस ये याद रखना है, गुजरात याद रख लो आप। ठीक है, गुजरात ही पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा कि भाई सुशासन सूचकांक में नंबर 1 कौन है? समूह ए में गुजरात, समूह बी में मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर्स आपका है, ये है नहीं और किसी का नहीं लिखना है। ये आपका है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। इसको लेकर के अभी कार्य किए गए हैं बहुत सारे। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, हेडिंग डालो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई थी, कोई बताएगा? इसको लेकर कुछ अपडेट्स हैं, कब शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कब शुरू की गई थी? 2015 में चालू की गई थी। लिख लो एक बार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में प्रारंभ की गई। अब इसको लेकर के अभी कुछ बहुत सारे अपडेट हुए हैं। क्या अपडेट है, मैं एक बार कम से सारा कुछ लिखवाता हूँ। इसके बारे में क्रम से एक एक करके लिखो। सबसे पहले स्टार्ट कब हुई? 2015 में। एक केंद्र प्रायोजित योजना है, स्टेट स्पॉन्सर्ड में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ये। अब केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उसमें केंद्र राज्य की एक हिस्सेदारी बनी होती है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। तो केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित होने के अंतर्गत केंद्र की जिम्मेदारी जो है, आपकी रेशियो जो बनाया गया है केंद्र राज्य का, वो है 75:25। मतलब योजना में 75% केंद्र की हिस्सेदारी है, 25% राज्य की हिस्सेदारी है। और जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, उनमें ये रेशियो 90:10 का है। ठीक है, 90% केंद्र के द्वारा, 10% राज्यों के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ये है। इसमें लगभग 22 लाख किसानों को जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, 22 लाख किसानों को जो है इसमें कवर किया जाएगा। तो अल्टीमेट जो गलर है, इसका पूरा का पूरा पर्पज़ है वो ये है कि क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई पर निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, पानी की बर्बादी को कम करना, है ना। और इसको लेकर के कई प्रकार की कृषि सिंचाई को लेकर के हमें तकनीकियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हुआ है,
जैसा कि आप जानते हैं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत चाहे जल संसाधन हो, नदियों का विकास करना हो या कई सारे जल संरक्षण प्रावधान हो, इन सभी प्रावधानों को लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। तो अभी जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत है, इसमें जो अभी मौजूदा अपडेट है, इसमें सबसे पहली चीज क्या है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा 2021 से लेकर 2026 तक के लिए, 2021 से लेकर के 2026 तक के लिए लगभग 5 सालों के लिए क्या किया गया है, इसके क्रियान्वयन की यानी अगले चरण की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले 2015 से 2020 तक इसको क्रियान्वित किया गया था, अब इसके क्रियान्वयन को 5 साल के लिए और बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसमें कितना पैसा दिया गया है, इसमें दिया गया है 93,068 करोड़ रुपया, 68 करोड़ रुपया, 93,068 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये है। अब जब शुरुआत की गई थी तब इसमें 37,454 करोड़ रुपए जो है आपके दिए गए थे 2016 से लेकर के 2020 तक के लिए, आपका इतना दिया गया था 154 करोड़ रुपया। अभी ये फिर से बढ़ा दी गई 5 साल के लिए इसके क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, तो इसमें 93,068 करोड़ रुपये जो है इसमें दिया गया है। तो इसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ जो है इसको जोड़ करके रखा गया है और देश के विभिन्न हिस्से में सिंचाई समस्याओं के समाधान के लेकर के, ताकि जो जनजातीय क्षेत्र हों सूखे की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो सिंचाई की नई तकनीकी का प्रयोग यहाँ पर किया जाना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा। एक आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगी न्यूज़, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगी। ये एक अभी कार्यक्रम हुआ था, शायद आप लोग इसको जानते ना हो। उत्तर प्रदेश में एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसका नाम है उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह। अब इसमें सरप्राइजिंग क्या लगेगा देखेंगे, अभी बताऊंगा। उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह। तो देखिए बहुत अच्छा था एक तरीके से देखा जाए। जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं स्थानीय प्रशासन में, है ना, जैसे कि गांव स्तर पे होता है ग्राम प्रधान, है ना, क्षेत्रीय ब्लॉक स्तर पे होता है आपका ब्लॉक प्रमुख, और जिला स्तर पे जिलाध्यक्ष। आपको क्या लगता है इनकी सैलरी कितनी होती है, मानदेय कितना होता है इनका? मानदेय मतलब एक तरीके का पारिश्रमिक होता है, कितना इनका मानदेय तय किया गया है। एक ग्राम प्रधान को कितना मिलता होगा? हाँ, सही बता रहे हैं ये। अभी 15 दिसंबर 2021 को ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह को क्या किया गया था, आयोजित किया गया था लखनऊ में। लखनऊ में, ठीक है, ये आयोजित हुई थी समिति लखनऊ में। तो ग्राम प्रधान को 3500 रुपये से मिल करके बढ़ा करके मानदेय कर दिया गया 5,000 रुपया। ठीक, 5,000 रुपये प्रति मास उसको। ठीक है, और जो पंचायत प्रमुख हैं उनको बढ़ा दिया गया, उनका भी बढ़ाया गया है। पहले उनको मिलता था 9,800 रुपया, अब मिला है 11,300 रुपया प्रति माह। और जिला अध्यक्ष जो है आपका, उसको कितना मिला है, कितना बढ़ा दिया गया? 14,000 रुपये मिला करता था, उसको बना दिया गया 15,500 रुपया। ये इनकी जो है सैलरी है मासिक स्तर की। ना तो कोई पेंशन मिलती इनको, ना कुछ मिलता है। तो ये प्रधानी का कैरियर है, लेकिन कैरियर में क्या है कि जो काम कराना होता है, इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, काम कराना होता है, वहाँ पे फिर ये ब्लोरो, स्कॉर्पियो, इनोवा सब की व्यवस्था कर लेते हैं, घर द्वार की भी व्यवस्था कर लेते हैं। एक तरफ जो है सड़क बन रही होती है, दूसरी तरफ वहीं पे ज़मीन लेके अपना भी घर तनवाना चालू कर देते हैं उसी गिट्टी पत्थर कंकड़ से। सब होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिलाध्यक्ष के पैसे को बढ़ाया गया है, बल्कि जो पंचायत सदस्य होते हैं, है ना, उनके भी पैसे को बढ़ाया गया है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं, सदस्य भी होते हैं ना, डीडीसी सदस्य,
तो यदि एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, तो इनको 1000 रुपये मिला करता था, अब इनको 1500 रुपये पर बैठक मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मोटा मोटी आप अपने दिमाग में बैठा लो, है ना। लगभग एक वर्ष में जो है 6 बैठक हो जाती हैं, तो लगभग 1500 के हिसाब से देख लीजिए कितना मिलेगा। ठीक है, और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं उनको 500 रुपये मिला करता था, अब 1000 रुपये करा दिया गया बढ़ा करके। इनकी भी 6 बैठक वार्षिक कराने की घोषणा हुई है। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनको कोई मानदेय नहीं मिलता था, बैठक भर हो जाती थी वो आ जाते थे, अब उनको बढ़ा के 100 रुपया कर दिया गया। ठीक है, 100 रुपये बहुत है, यदि कुछ नहीं मिल रहा था तो 100 रुपये भी तो कम नहीं है ना। और 12 बैठकें होंगी उनकी वार्षिक, 12 बैठकें आयोजित होंगी, तो 1200 रुपये एक साल में मानदेय के तौर पे है। देखो पैसा कुछ भी मिले बहुत ही होता है, बाकी काम करवाते हैं बहुत सारा। गांव में आप देखते हैं कितना सारा काम करवाते हैं, उसके लिए बहुत सारा फंड आता है। एक प्रधान को 1 करोड़ रुपए 5 साल में मिल जाता है, 20 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देख लें आप तो उसमें कितना काम करवाता है आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा व्यवस्था की गई है। क्लियर है, स्पष्ट है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि यदि कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भी जिलाध्यक्ष की मतलब कार्य के समय पे कोई भी जिलाध्यक्ष कैजुअलिटी हो जाती है ना, किसी भी दौरान पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, उनको 10 लाख रुपए, ठीक है, दिया जाएगा। जो आश्रित हैं उनके सभी को, जो जिला पंचायत सदस्य उनको 5 लाख रुपए उनके आश्रितों को मिलेगा जो मृतक आश्रित हैं, और जितने भी आपके क्षेत्र पंचायत तो 3 लाख रुपए जो है जो सदस्य होंगे क्षेत्र पंचायत के उनको, और जो ग्राम पंचायत सदस्य होंगे उनको 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इसमें उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में जो दिसंबर में हुआ था ये जानकारी दी गई है। ठीक है, तो हल्का हल्का पता होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं कि एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाएगा। ठीक है, एक ये आयोजन हुआ है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 22 से 25 दिसंबर 2020 में आयोजन हुआ है। यह आयोजन हुआ है, इसको बोलते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया है। आपका 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020, तो ये आयोजित हुआ था आपका। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा जो है इसको क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। ये हुआ कहाँ पे, पणजी गोवा में हुआ है। जो ये मनाया गया है पणजी गोवा में मनाया गया है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान भारती और गोवा सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी, इसका थीम लिख लीजिए, समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। लिखिए, समृद्ध भारत के लिए सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर इंडिया। समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। ठीक है, तो ये आपका एक आयोजन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 पणजी गोवा में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक परियोजना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया इसका, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। हेडिंग डाल लीजिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। देखो ये जो परियोजना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, उत्तर प्रदेश में है ये पूरी की पूरी। इसमें 5 नदियों को आपस में जोड़ा गया है। 5 नदियां कौन कौन सी हैं, घाघरा, सरयू, राप्ती गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, सरयू, घाघरा, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, ये 5 नदियां हैं, इनको आपस में जोड़ने का प्रावधान किया गया। लगभग 48% काम हो चुका है।
तो 5 नदियों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसी ये पूरी एक बड़ी नहर परियोजना है, इसलिए सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का नाम दिया गया है इसको। तो 5 नदियों का आप नाम लिख लीजिए, सरयू, राप्ती, वाणगंगा, रोहिणी, इसको आपस में जोड़ा गया है। इस परियोजना से लगभग 14 लाख हेक्टेयर जो है जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी खेतों के लिए, अतिरिक्त जल है ना, और लगभग इसमें 29 लाख से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। तो ये आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी परियोजना संचालित हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी परियोजना संचालित होगी और इसमें उत्तर प्रदेश के 9 जिले जो है इसमें लाभान्वित होंगे। तो 9 जिलों के मैं नाम बता देता हूँ। बहराइच हो गया आपका, बहराइच, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, है ना, जितना ये नदियों के किनारे और महाराजगंज, है ना, इनको लाभ मिलेगा। इतने ज़िले हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत श्रावस्ती जिले में एक राप्ती बैराज भी बनाने की बात की गई है। तो एक तरीके की बहुउद्देशीय परियोजना टाइप में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है। ये थोड़ा सा भारत के राष्ट्रपति जो है बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पे गए थे अभी। ठीक है, 15 से 17 दिसंबर 2021 को हमारे राष्ट्रपति बांग्लादेश की यात्रा में गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 15 से 17 दिसंबर 2021 में, ठीक है, राष्ट्रपति की। इसके पहले प्रधानमंत्री भी हमारे गए थे। तो कोविड महामारी के बाद ये पहली उनकी राजकीय यात्रा थी। और चूंकि आपको पता है कि 2021 में बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह, उसका जश्न मनाया जा रहा था, विजय दिवस समारोह का, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रपति जी के दौरा ये आपका हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो है शेख मुजीबुर रहमान हैं, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ से, ठीक, तो यहाँ पे बस पहुँचने के बाद आपको पता है कि जितने भी प्रमुख होंगे सब पहुँचेंगे। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री भी पहुँचे थे, है ना, नरेंद्र मोदी जी भी पहुँचे थे। शेख मुजीबुर रहमान के 50वीं वर्षगांठ पर वो पहुँचे थे राजकीय। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी जो प्रथम पड़ोसी की नीति है उसके तहत हम अपने पड़ोस को ध्यान में रखते हैं। दोनों देशों के बीच में कई सारी समस्याएं हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा को लेकर के हो, डिफेंस को लेकर के हो, जल प्रबंधन को लेकर के हो, जल संसाधन को लेकर के हो, ट्रेड को लेकर के हो, परिवहन को लेकर के हो, कनेक्टिविटी को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, दो लोगों के कल्चर को लेकर के हो, लोगों के बीच में संबंध यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट को लेकर के हो, एनर्जी को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लगातार ये चर्चाएं भी आपस में हुई हैं और दोनों देश इनको लेकर के आपस में इसको साझा भी कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको कौन बांग्लादेश अभी हाल फिलहाल में, एक बार देखना पड़ेगा, जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है, ये एक थोड़ा सा रट लेना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ होता है? हर साल होता है, 20 से 28 नवंबर 2021 में हुआ था। रट लो इस चीज़ को, जब भी आया आंख मूंदो, एक ही आंसर लगाना है। पणजी गोवा में, चाहे 51वां पूछे, 52वां पूछे, 50 पूछे, 49 पूछे, ठीक है, ये पूछता भी हर बार है, ये भी मज़े की बात है, आता है ये। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये मनाया गया था गोवा पणजी में। ठीक है, कई सारी इसमें कैटेगरी होती हैं, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सिल्वर पिकॉक, है ना, कई सारे ऐसे। अब मैं सबके नाम नहीं लूँगा, वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया गया? गोवा पणजी में। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। नवंबर में हुआ था ये, हर साल इस समारोह को मनाया जाता है। ठीक, चलिए, इसमें कई सारे सिल्वर पिकॉक पुरस्कार होता है, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार होता है। ठीक है, तो कई सारे पिकॉक पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। ठीक, इस बार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार स्पेनिश अभिनेत्री को मिला है, एंजेला मेलिना को। लिखना हो तो लिख लो, एक यही सिल्वर, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार, अभिनेत्री हैं एंजेला मोलिना, एंजेला मोलिना, एंजेला मोलिना। ठीक है, इनको मिला है, फिल्म है चार्लोट,
स्पेनिश फिल्म है, ये स्पेनिश है, स्पेन की है, ये स्पेनिश अभिनेत्री है। इनकी फिल्म थी चार्लोट, चार्लोट के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। चार्लोट, चार्लो से चार्लोट बनता, चार्लो। इस फिल्म में इन्होंने काम किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन पे आगे के करेंगे।